नमस्कार। चुनाव इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं, देश के जाने माने दो सेफोलॉजिस्ट जय मुर्ग और तारिक प्रकाश जी के साथ। जैसा हम पहले आपको दिखाते आ रहे हैं कि कौन जीत रहा है 2024 और कौन हार रहा है 2024, आज हम आपको वो राज्य का ओपिनियन पोल दिखाने जा रहे हैं। खास करके कैच पॉइंट यह है कि सपा और कांग्रेस के अलायंस के बाद पहला ओपिनियन पोल, और इसका संचालन हमारे सहयोगी तारिक प्रकाश जी ने स्वयं किया है। लेकिन आपको करना होगा इंतजार। सबसे पहले हम दोनों अपने सेफोलॉजिस्ट को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार। पहला सवाल जय और तारिक जी ये है कि उत्तर प्रदेश की कहानी दो नक्शों में दिखाई देती है। वो है 2014 का लोकसभा चुनाव और 2019 का लोकसभा चुनाव। 2014 के लोकसभा चुनाव में एनडीए 73 सीटें जीतती है, जिसमें 2 अपना दल का है। 2019 में आके 9 सीटें इनको लूज करना पड़ता है, यानी मामला सिमट जाता है 64 पर आके। 62 बीजेपी और 2 अपना दल, यानी 16 सीट ऐसे हैं जहां पर बीजेपी सेकंड पोजीशन पर है। सवाल यह है जय कि यह दो नक्शा क्या कहता है उत्तर प्रदेश के पहले का और आगे का, दोनों आप बताइए। देखिए, जो 2014 का नक्शा है उसमें एक चीज बहुत साफ है, बीजेपी हर जगह है, लेकिन जहां कांग्रेस की पारिवारिक सीट है, मतलब अमेठी रायबरेली, वो 2 कांग्रेस लेके जाती है। जहां मुलायम सिंह यादव के परिवार की सीटें हैं या उनके बहुत परिवार के करीबी लोग लड़ते हैं, आजमगढ़, मैनपुरी, संभल, बदायूं, वहां पे वो जीतते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं परिवार की सीटें रहती हैं, बाकी पूरा प्रदेश केसरिया हो जाता है। आइए 2019 की तरफ। आप उत्तर प्रदेश के विशेष खंडों में एक्चुअली गेम देख रहे हैं ऑपोजिशन के लिए। एक है रुहेलखंड का इलाका, मतलब लोग जो आजकल नौजवान लोग हैं वेस्टर्न यूपी और रुहेलखंड का फर्क नहीं समझते, लेकिन रुहेलखंड वो है जो पठान रोहिलों का जो शासन था, वो रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, उस तरफ का इलाका वो रुहेलखंड है। एक है रुहेलखंड का इलाका बिजनौर वगैरह, जहां पे बीजेपी सपा बसपा ने काफी अच्छा किया, सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर। दूसरा आप आइए, बिल्कुल एक ईस्टर्न यूपी में आपको एक पैच दिखता है, वो पैच है जहां बीएसपी के भी काफी वोटर्स हैं, लालगंज, आजमगढ़। उस पैच में सपा बसपा अच्छा करती है, मतलब कि एक विशेष वर्ग के कंसंट्रेशन एरियाज में सपा बसपा अच्छा करती है, बाकी का पूरा प्रदेश वापस सैफरन रहता है। अब ये जो है स्थिति, हम आज के नए जो गठबंधन बने हैं सपा और कांग्रेस, उसमें हम वापस इस स्थिति को एनालाइज करेंगे आगे प्रोग्राम में, आप देखते जाइए। लेकिन 2019 में सपा बसपा का जो गठबंधन था वो भी अपना फैलाव मैक्सिमम 15 सीटों तक कर सका, और जिसमें ज्यादा फायदा बसपा को हुआ, ना कि सपा को। तारिक, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल तारिक जी, आप क्या देखते हैं इस नक्शा का कहानी, आप क्या कहेंगे? नमस्कार वीरेंद्र जी। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि आप दोनों नक्शों को देखें, पिछले 2 चुनावों के हैं, दोनों लोकसभा चुनाव के पीछे जो हमारे हुए। इसमें जो जय ने बताया वो अपनी जगह है, एकदम सही है। आप पीछे और जाइए, उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि जो यहाँ पे सबसे अधिक सीटें हैं 80, अभी भी, पहले 85 होती थी जब उत्तराखंड भी साथ था। जो जिसने सबसे अधिक सीटें जीती, केंद्र में सरकार उसी की बनी है। सिर्फ एक बार नरसिम्हा राव गवर्नमेंट जब बनी थी तब वो सीटें कम जीत पाए थे, लेकिन अलायंस साथ में थे। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में अभी भी यही है कि जो ज्यादा सीटें लेके आएगा 80 में से, सरकार उसी की बनेगी केंद्र में। बिल्कुल, कहने का मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश वो राज्य है जिसने भारत का 9 प्रधानमंत्री दिया है।
और हमेशा से उसकी संख्या बल पार्लियामेंट में अहमियत रखता रहा है। लेकिन अब हम आते हैं अपने ओपिनियन पोल पे। सबसे पहले देखते हैं कि वोटों की फीसदी का क्या रुझान है, एनडीए की तरफ, अपोजिशन की तरफ या इंडिया अलायंस की तरफ। ध्यान से सुनिए, 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी यानी एनडीए को मिलता है 42%, सपा को मिलता है प्लस सपा को 23% और अन्य के खाते में जाता है 35%। 2019 का आंकड़ा बदलता है, यानी एनडीए का ग्राफ बढ़ के 51% होता है और सपा का बढ़ के 39% और अन्य के खाते में 10। अब सुनिए हमारा अनुमान, हमारा प्रेडिक्शन बीएमआर का, जिसकी विस्तृत जानकारी अपनी साइकोलॉजी से मैं पूछूंगा। 2024 का प्रोजेक्शन है, एनडीए अपने बढ़त में बढ़ोतरी कर रहा है, यानी 52% वोट। सपा घट रहा है, भारी घटाव, यानी 27% का, और अन्य के खाते में जा रहा है 21%। सवाल यह है जय कि आज जो हुआ है सपा और कांग्रेस का, एक तरफ तो साफ दिख रहा है कि एनडीए लीड कर रही है, लेकिन सपा और कांग्रेस का जो स्थिति है, इन दोनों के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस का कि उत्तर प्रदेश में एक सबसे बड़ी विडंबना रही है कि उनके हर अलायंस पार्टनर ने उन पर आरोप लगाया कि उनका वोट ट्रांसफरेबल नहीं होता। कि कांग्रेस का वोट है, दिखता है, लेकिन वो ट्रांसफर नहीं होता है चुनाव के टाइम। इट्स नॉट सम लॉयल कैडर टाइप ऑफ वोट। तो वो एक मुसीबत कांग्रेस के लिए होती है। अब ये सपा प्लस का अगर हम 27 ले लें और उसमें हम कांग्रेस का थोड़ा जोड़ दें, ठीक है, तो फिर भी हमें दिख रहा है कि इट्स नॉट ए वेरी पावरफुल कंबाइन। मतलब वो सपा बसपा जितना पावरफुल कंबाइन नहीं है कि उतना चैलेंज दे पाएगी। लोग ये भूल जाते हैं कि 2017 के विधानसभा चुनाव के पहले भी, और तड़ित जी उस पर और इतिहास में जाएंगे, 2017 के विधानसभा चुनाव पहले भी सपा कांग्रेस गठबंधन हुआ था और वो लगभग इसी तरीके के रेंजेस में वोट शेयर्स थे एंड सपा का सफाया हो गया उस विधानसभा चुनाव में। तो कहीं ना कहीं सपा वापस उसी रिपीट की तरफ जा रही है। अब तो रालोद भी उनके पास नहीं है, रालोद भी एनडीए में चला गया है। मतलब ये प्योर एक एसपी एंड समवॉट कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस का वोट पूरी तरह ट्रांसफरेबल नहीं होता है, तो एसपी एंड समवॉट कांग्रेस का अलायंस लेके रह गया। इसी बात पर लेके दोनों के बीच में एक्चुअली सीट शेयरिंग पर बहुत तनाव चला, क्योंकि उत्तर प्रदेश में वही सीट सेफ होती है जहां पे माइनॉरिटी वोटर कुछ संख्या में हो तो अपना एक चंक ऑफ वोट ऑपोजिशन को ट्रांसफर कर सकता है। इस पर बीरेन जी तड़ित भी हमको बहुत बताएंगे। इस पर बहुत डायनामिक्स हुआ है उन सीटों की राजनीति पे कि किसको कौन सी सीट मिलनी चाहिए। जी तड़ित जी बताइए, आप सर्वे आप नहीं किया है जाके उत्तर प्रदेश में? जी वीरेंद्र जी, देखिए हम जब उत्तर प्रदेश में इस बार सर्वे करने गए, उस पर भी मैं बता दूं, हमने इस बार उत्तर प्रदेश में टोटल लगभग 8,000 लोगों से बातचीत की है और उसमें ध्यान रखा कि हर लोकसभा से कम 100 लोगों से बातचीत की जाए। और जो अभी उत्तर प्रदेश में एक दौर चल रहा है, ओबीसी के वोटरों पे ज्यादा ध्यान है सारी पार्टियों का। आप देखिए बीजेपी ने भी ओबीसी वोटरों के पीछे काफी काम किया है, उस पर राजनीति की है। इवन अखिलेश यादव को भी अपना स्लोगन बदलना पड़ा है, वो पीडीए की बात करने लग गए हैं, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, ऐसे मतलब अल्पसंख्यक, इस ढंग से बात कर रहे हैं और कांग्रेस को भी उसी पे आना पड़ा है जाति जनगणना करते हुए। तो हमने इसको ध्यान रखा सर्वे में कि ओबीसी के हर ढंग से लोग उसमें सर्वे में दिख गए हैं। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं तो साथ में ये भी बताना चाहूंगा कि मंडल पॉलिटिक्स के बाद 2 ढंग के ओबीसी उभर के आए हैं उत्तर प्रदेश में, बिहार में भी खास तौर पे। एक है जो डोमिनेंट ओबीसी है, जिसमें खास तौर पे उत्तर प्रदेश में यादव आते हैं, और एक है नॉन डोमिनेंट ओबीसी जिसमें और भी जातियां हैं, लोध हैं, मौर्य हैं, शाक्य हैं, ये पूरे उत्तर प्रदेश में फैले हुए हैं। अब इसमें जो सर्वे में भी हमें देखने को मिला और एक हमें लोगों से बातचीत करने में भी समझ में आता है कि यादव डोमिनेंट ओबीसी अखिलेश यादव के साथ हैं, सपा के साथ हैं,
बीजेपी ने नॉन डोमिनेंट ओबीसी पे काम किया है। हमारे सर्वे में खास तौर पे ये दिख के आया कि जो यादव के अलावा जो दूसरे ओबीसी हैं जो नॉन डोमिनेंट है वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जी, अब हम चलते हैं सीटों का, जो आप सब जानना चाहते होंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन कितना सीट जीत रहा है, क्योंकि भाजपा का नारा है अब की बार 80 पार। और अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ समझौता इसलिए कर रहे हैं कि उनको लग रहा है कि शायद ये 80 पार के स्लोगन को ब्रेक लगाया जा सकता है। आइए देखते हैं कि उत्तर प्रदेश को जीतता कौन है। देखिए, 2014 में एनडीए को मिलता है 73 सीट और अन्य के खाते में यानी सपा को मिलता है 5 और 2 मिलता है कांग्रेस को। 2019 में एनडीए 9 सीट नुकसान करती है, फिर भी 64 सीट और 5 सीट मिलता है सपा को, नहीं 15 सीट मिलता है सपा और बसपा को और 1 सीट मिलता है कांग्रेस को, रायबरेली, जो सोनिया गांधी का है। सबसे बड़ी खबर यह है हमारे ओपिनियन पोल बीएमआर पोल का कि अब की बार एनडीए 80 में से 79 सीट जीतने जा रही है। अन्य के खाते में सिर्फ 1 है और वो कलर दिखा रहा है कि शायद सपा के खाते में जाएगा। जय, ये बहुत बड़ा ओपिनियन पोल आप बता रहे हैं कि 79 सीट आप दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी को लग रहा होगा कि पक्का है 80 पार अब की बार। बताइए। देखिए, इसमें बहुत से फैक्टर्स हैं, तड़ित जी भी और क्वालिफाई करेंगे। एक तो मैं तड़ित जी के पॉइंट को आगे लेके जाऊंगा, जो नॉन यादव और ओबीसी, नॉन डोमिनेंट ओबीसी था, उसमें लगभग बीजेपी का होल्ड एक वाइस लाइक ग्रिप बन गया है। ऑलमोस्ट 80% ऑफ दोज कम्युनिटीज हैव सेड दैट दे आर गोइंग टू वोट फॉर द बीजेपी। सिमिलरली अमंग्स द नॉन जाटव SCs, almost 80% of them say they're going to go with the BJP. I mean, the BJP is मतलब पूरा एक ग्रिप बना लिया, एक रेनबो बना लिया अपना। इसकी वजह से 79 जैसा आंकड़ा आता है। इस आंकड़े में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि एक मेजर कंपोनेंट बीएसपी इसमें नहीं है। और ये क्यों आता है? क्योंकि एसपी, कांग्रेस का वोट, मैं वापस स्ट्रेस कर रहा हूं, ट्रांसफरेबल नहीं है, राइट? अब इसकी एक मेजर वजह यह है, और उस पर हम शॉर्टली आएंगे, कि इन दोनों पार्टी का गवर्नेंस परसेप्शन टिपिकली खराब माना जाता है कि नहीं, इनका गवर्नेंस अच्छा नहीं है। ठीक है, अगर अब इसी बात को आगे लेके जाने के लिए, जिसको हम आगे लेके जाएंगे, हमने गवर्नेंस पे एक सवाल पूछा था। उससे पहले मैं तड़ित से इस पर और विवेचन करने के कहूंगा, फिर हम वो गवर्नेंस वाले सिमुलेशन पे आएंगे कि अगर गवर्नेंस की इनकी परसेप्शन होती तो इनकी मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होती। तो तड़ित, आप पहले, जो मैंने जय, मैं आपके अगले सवाल पे जाऊं उससे पहले आप क्यों अपने दर्शकों को क्यों नहीं बता देते कि आखिर 1 सीट आपने कौन सी बीजेपी को नहीं दी है? बताइए। अच्छा, इसमें एक्चुअली रायबरेली वेफर थिन है, लेकिन द 1 सीट व्हिच इज श्योर फायर टू गो टू द ऑपोजिशन इज आजमगढ़। आजमगढ़ में उनका बिल्कुल एक गढ़ जैसा सपा का दिख रहा है, इसमें रायबरेली भी थिन है। अब बीरेंद्र जी, मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, जो सर्वे पे हम घूम रहे थे और देख रहे थे चीजों को, बड़ा इंटरेस्टिंग निकल के आया है। आप बीजेपी को एक जमाने में, जब मुझे याद है कि आज से 30 साल पहले, एक अछूतों की पार्टी कहा जाता था कि वो खास ब्राह्मण बढ़िया की पार्टी है। आज देखिए उससे पूरा डोमिनेंट ओबीसी जुड़ चुका है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है, बहुत एक आप थीम देखेंगे लोगों को, खबरों को जब उनको जो बताते हैं उसको आप देखेंगे, समझ में आएगा। राम मंदिर का उद्घाटन होता है, सारे लोग जुड़ते हैं उसमें। हमने ये गौर नहीं किया, लेकिन जो गांव में बैठे हैं या दूर दराजों में लोग बैठे हैं, वो कहते हैं देखिए हमारे कबीरपंथी वाले धर्माचार्यों को भी बुलाया गया था उसमें, हमारे आर्य समाज वालों को भी बुलाया गया था उसमें। लोगों को यहाँ तक पता है कि राम मंदिर में जो पुजारियों की नियुक्ति हुई है, 24 पुजारियों की, उसमें 2 शेड्यूल कास्ट से हैं, 1 ओबीसी हैं। ये एक नीचे तक मैसेज गया हुआ है और वो फिर वोटों को जोड़ रहा है। एक तो ये कहानी हमें दिख रही थी सर्वे में, खास तौर पे जो जय कह रहे हैं कि 1 सीट ही हम विपक्ष को दे पा रहे हैं, बाकी 79 बीजेपी के खाते में। दूसरा,
जो कांग्रेस के और सपा का अलायंस जो आज हुआ है वो नहीं हो पा रहा था, बीएसपी उससे दूर हो गई, तो लोगों में भी एक वर्कर में भी कंफ्यूजन बहुत देखने को मिला उत्तर प्रदेश में कि आखिर ये हो क्या रहा है। चुनाव लड़ना भी है इनको गठबंधन बना करके या किस रूप में जाना है, कौन सा कैंडिडेट हमारे पास आएगा, अगर ये सीट हमारे पास आती है लड़ने को तो कांग्रेस लड़ेगी इस पे कि सपा लड़ेगी या तीसरा कोई होगा। पिछले 2 हफ्ते में देखिए जो इनके लोग थे इंडिया गठबंधन में आने की बात थी, मायावती ने रिजेक्ट कर दिया कि हम नहीं आ रहे साफ साफ। आरएलडी को जिन्होंने 7 सीटें सपा ने ऑफर करी थी वो भी छोड़ के लगभग जा ही चुके हैं, किसान आंदोलन की वजह से वो क्लियरिटी अभी बोल नहीं पा रहे खुल करके। तो इन सब वजह से एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन भी प्रदेश में हमें देखने को मिला है, जिसकी वजह से वोटर ने कहा कि साफ तौर पे जो समृद्ध पार्टी है जो अच्छे से हम पे शासन दे सकती है उसको हम वोट करेंगे, जो हमें ये सीटों में परिवर्तित होता हुआ दिख रहा है। जी बहन जी। देखिए एनडीए का आपको बताऊं दर्शकों कि एक खासियत ये रही है कि छोटे छोटे कुनवे को वो जोड़ते रहते हैं। अब जैसे देखिए आरएलडी को वेस्ट यूपी में जोड़ा इन्होंने, राजभर को ईस्ट यूपी में जोड़ा इन्होंने, उसके बाद निषाद को इन्होंने ईस्ट यूपी से जोड़ा। अपना दल इनका है ही है जो कुर्मियों की पार्टी है एकदम, और नीतीश कुमार के आने के बाद जितने कोयरी कुर्मी समाज है वैसे भी उनका इंक्लिनेशन एनडीए की तरफ ही होता है, यानी भाजपा की तरफ, बिहार में भी। लेकिन कुल मिला के इन सारे कुनवों को जोड़ेंगे उसका परिणाम है 80 में से 79 सीट। और आगे एक ऐसा इंटरेस्टिंग आपको आंकड़ा बताने जा रहे हैं जो आप थोड़ी देर के लिए चौंकेंगे, लेकिन जब तरित जी उसका स्पष्टीकरण देंगे तब आपको सुकून होगा कि नहीं जो आपने सोचा वो नहीं कुछ और है। तरित जी ये आंकड़ा ये कहता है कि शासन के लिए कौन सी पार्टी बेहतर उत्तर प्रदेश में। निश्चित रूप से योगी जी का शासन अपने आप में उदाहरण बन चुका है, इसलिए 38% लोग बेहतर मानते हैं बीजेपी को उत्तर प्रदेश में। दूसरे नंबर पर है सपा 26%, कांग्रेस 21%, बीएसपी 10%। देखिए तरित जी एक सीधा सवाल मैं आपसे करूंगा कि यदि आपके इस आंकड़े को हम दिखा रहे हैं तो जनता को यह लगेगा कि एसपी और कांग्रेस को जोड़ने के बाद क्या आपको लगता है कि जोगी जी का शासन इतना कमजोर है? बताइए। देखिए वीरेंद्र जी, हमने चूंकि ये पूरा सर्वे जो है पिछले हफ्ते में किया है, कंप्लीट किया है, तब तक गठबंधन की चीजें बहुत क्लियर नहीं हो पाई थी। ये एक था कि इंडिया गठबंधन तैयार हो रहा है लेकिन बिहार के अलावा बाकी राज्यों में नहीं हो पाया है, उत्तर प्रदेश में भी नहीं हो पाया। तो हमने उसको समझने के लिए कि अगर भविष्य में गठबंधन होता है पार्टियों का तो क्या उनका वोट इकट्ठा होने के बाद सीटों में परिवर्तित होगा। और हमारे जय बताएंगे, हमने एक सॉफ्टवेयर पे जब इसको M76 BMR का एक्सक्लूसिव सॉफ्टवेयर है उस पर डालने के लिए भी हमें एक प्रश्न की जरूरत होती है कि आखिर वो वोट शिफ्ट कैसे होता है, कोई प्रश्न पे किसी और की राय है तो उससे क्या वोट पे भी असर पड़ता है। तो हमने यहाँ उत्तर प्रदेश में खास तौर पर ये प्रश्न पूछा वोटरों से कि आपके हिसाब से जो प्रदेश में मौजूद पार्टियां हैं उसमें शासन के लिए कौन सी पार्टी सबसे अच्छी लगती है। उसमें नो डाउट बीजेपी को सबसे अधिक आया है 38%, लेकिन अलग अलग पार्टियों का भी देखें तो सपा 26% है, बसपा 10% है, कांग्रेस को 21% लोगों ने पसंद किया है। अलग बात है कि ये वोट शेयर नहीं है, ये पसंदगी है कि हाँ हमारे ऊपर शासन करने में इसने पार्टी ने अभी तक जो हमारा अनुभव रहा है इसमें बेहतर काम किया है। अब इसको जब आप शिफ्ट करेंगे सॉफ्टवेयर पे वो क्या कहता है वो जय ज्यादा बेटर बताएंगे। देखिए एक बात मैं बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का अंतिम शासनकाल 1989 में रहा है। उसके बाद कांग्रेस रेंग रही है उत्तर प्रदेश में और बिहार में दूसरों के सहारों पर। आलम यह है कि 10% वोट फीसदी भी अब कांग्रेस को नहीं है, लेकिन यह आंकड़ा है ऐसा कि हम चाहेंगे ये आंकड़ा इजाद करने वाले हमारे देश के अनोखे टेक्नोलॉजिस्ट जय मुर्ग हैं। जय आप हमारे दर्शकों को समझाइए कि आपके आंकड़े का माने क्या है। देखिए आंकड़े का मायने वो है, मैं एक रिवर्स डायरेक्शन में आपको लेके जाऊंगा कि 2009 के लोकसभा चुनाव में
कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में 20 लोकसभा सीटें मिली थी और एक वोट शेयर भी लगभग इतना ही था, 19-20% वोट शेयर था। ये बेसिकली सिग्निफाई कर रहा है एक ओल्ड लेटेंट कांग्रेस वोट बैंक को, जो अभी भी मानती है कि नहीं ठीक है, हम सवर्ण हैं, हम फला हैं, हम ढिमका हैं, हम जो भी हैं, हम फला पार्टी के साथ हैं, लेकिन इन लोगों में काबिलियत थी, वो केवल उतना सिग्निफाई करता है। ये एक टिपिकल कांग्रेसी प्रॉब्लम को सिग्निफाई करता है। प्रॉब्लम क्या है कांग्रेस का कि उसके पास एक्चुअली एक रेनबो एक्सेप्टेबिलिटी है, लेकिन वो पूरी तरह ट्रांसफर कभी भी नहीं कर पाती। ये हमारे नेक्स्ट स्लाइड में वो पूरी तरह नॉन ट्रांसफरेंस का प्रॉब्लम भी बाहर आएगा जब हम उनकी सीटों का प्रोजेक्शन करेंगे। लेकिन ये एक ओवरऑल वो सेक्शन है जो मानता है कि हाँ भाजपा ठीक है, अच्छी है, सपा वो उनको अभी भी वो नारा याद है, चढ़ गुंडों की छाती पर बटन दबा दे हाथी पर, मतलब सपा गुंडा राज की पार्टी थी। ये एक वो वर्ग है जो लेटेंट है उत्तर प्रदेश में, जो अभी भी मानता है कि नहीं ठीक है, इन दोनों से ये पार्टी ठीक थी, लेकिन इट्स अ नोशनल फीलिंग। ये वो वोट नहीं है जो ट्रांसफर होता है, और यही ट्रैप में सपा और कांग्रेस फंस गए हैं। तो अगर वो अपनी गवर्नेंस की इमेज इंप्रूव भी करते हैं, लेकिन वो एक सीलिंग को छूते हैं। वो सीलिंग हमारे नेक्स्ट स्लाइड में जो हमारा सीट शेयर है जी। आप अगर सीट शेयर्स पे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि ये सीट शेयर तो भी बढ़ चढ़ के 12 हो रहा है। मतलब अलायंस करने के बाद अगर वो अपनी गवर्नेंस की इमेज की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, दिस इज अ पोल, दिस इज लाइक एन AI अपॉन अ पोल, ओके, दैट कि वो अपने गवर्नेंस की इमेज भी सॉल्व करते हैं कि हम गुंडा राज की पार्टी नहीं है, कांग्रेस को जेन्युइनली और लोगों के सोसाइटी में बेनिफिट में इंटरेस्ट है, सपा इज नॉट अ गुंडा राज पार्टी। बहुत कुछ इमेज बिल्डिंग कैंपेन मैनेजर एक प्रशांत किशोर अगर वो खुद एम्प्लॉय करते हैं तो उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है, ये उस सवाल का जवाब है। ये और उस सवाल का जवाब है कि उनकी कैपेसिटी फिर 12 सीट है। तो इन अ वे इट्स अ कॉम्प्लीमेंट इफ यू लुक एट इट। इन अ वे आप अगर देखो तो इनकी बहुत बड़ी लिमिटेशन है, एक बैलेंस्ड व्यू इसका लेना चाहिए जी। माने ये है कि इस आंकड़े को आप देख रहे हैं, दो पॉसिबिलिटी है, प्रोजेक्शन है, जिसे हम चुनावी भाषा में या सेफोलॉजिकल लैंग्वेज में कहते हैं। एक प्रोजेक्शन यह है कि 80 में से 79 सीट जाएगा एनडीए को और 1 सीट जाएगा सपा को। लेकिन जैसा मैंने पहले दिखाया आपको कि यदि वो फैक्टर इन होता है तो वैसी स्थिति में सपा और कांग्रेस मिलके गवर्नेंस के आंकड़ों के आधार पर एनडीए को मिलेगा 68 सीट और 12 सीट मिलेगा सपा प्लस, यानी सपा और कांग्रेस को। लेकिन जय ने एक बहुत ही मार्के की बात बोला है कि कांग्रेस का वोट ट्रांसफर नहीं होता, यानी 6% वोट, 6.25% वोट कांग्रेस का ट्रांसफर नहीं होता है। तो फिर ये आंकड़ा रुकेगा जाके 79 पर। परेश जी, आप क्या कहेंगे? जी वीरेंद्र जी, मैं इसी पर आ रहा था। देखिए, आज ही कांग्रेस और सपा का सीट शेयरिंग अनाउंस हुई है। उसमें कांग्रेस ने 17 सीटें ली हैं या अखिलेश यादव ने उनको दी हैं, आप ऐसे ही कर लें। और सारी लड़ाई इसी बात को थी कि जो 17 सीटें अभी तक लिस्ट नहीं आई है बाहर, लेकिन एक रफ आइडिया है कि कौन कौन सीटों पे समझौता हुआ है। उन 17 में से 7 सीटें ऐसी सपा ने दी है कांग्रेस को जिसपे सपा कभी नहीं जीती, 7 ऐसी हैं जिसमें से 1 बार कभी जीती है, और 3 ऐसी हैं इस पे 2 बार जीती है। यानी सपा ने कांग्रेस को वैसी ही सीटें पकड़ाई हैं जो जिन पर सपा का जनाधार कमजोर है, और साथ में ये कह दिया कि जब कांग्रेस लड़ेगी, हमारी इंडिया गठबंधन के अलायंस पार्टनर है, तो हम उनको जिताने के लिए पूरी मेहनत करेंगे और बीजेपी से टक्कर लेंगे। तो कहानी फिर वही घूम फिर के आ रही है जो आप अभी चर्चा कर रहे थे कि 2019 में भी जब सपा बसपा का गठबंधन था और हमारा सर्वे जब ये कह रहा है कि पिछली बार देखिए कि बसपा को भी अभी लोग पसंद कर रहे हैं, 10% लोग शासन करने के मामले में, और सपा को भी 26%, तो भी 36% होता है, बीजेपी से 2% पीछे है। लेकिन पिछली बार सीटें कितनी आई सपा बसपा को?
जी। और भाजपा को कितनी आई? भाजपा ने फिर भी 64 सीटें जीती। और जब कांग्रेस के साथ सपा का गठबंधन है, तब क्या हो रहा है? कांग्रेस की स्थिति कमजोर है। बसपा अगर होती तो शायद सपा बसपा का गठबंधन ज्यादा सीटें जीतता। कांग्रेस के गठबंधन से सपा को या उस गठबंधन को बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा, और वो जाके सीटें निकल के आ रही हैं मैक्सिमम टोटल 68 बीजेपी को, फिर भी 12 उनके खाते में जा रही है। तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है, और हमने इसको गठबंधन के हिसाब से, वोट ट्रांसफर के हिसाब से सॉफ्टवेयर पे चेक करने के लिए प्रश्न पूछा कि आखिर अगर पार्टियों को लोग पसंद करते हैं तो एक दूसरे के साथ गठबंधन में जाते हैं, तो वो सीट में बदलता क्यों नहीं है? और ये देखिए साफ साफ जवाब आ रहा है कि अगर सपा और कांग्रेस का गठबंधन है, अच्छे से एक दूसरे को मदद करती हैं, एक जातियों का गठबंधन भी बनता है, समीकरण भी बनता है, तो भी वो 12 सीटों को क्रॉस नहीं कर पाएगी। जी वीरेंद्र जी। जी, कुल मिला के मैसेज ये है, हेडलाइन ये है कि बीएमआर पोल ने एनडीए को 80 में से 79 सीट दे रहा है। और एक बात और, 2019 के वोटों के आंकड़ों को यदि आप जोड़ दें, एनडीए का आंकड़ा बनता है 51.2%, और यदि सपा भी जोड़ें, बसपा भी जोड़ें और कांग्रेस भी जोड़ें तो 50% भी नहीं होता है। इसलिए हमें लग रहा है कि हमारा पोल सच साबित होता दिखाई दे रहा है। बहरहाल यह हमारा अनुमान है, परिणाम के लिए आपको इंतजार करना होगा चुनाव का, और उसके बाद परिणाम का। फिर मिलेंगे।